यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सोर्सेस, जिसके अंतर्गत हम पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार किसी भी देश के इतिहास को समझने के लिए केवल दो साधन होते हैं, पहला साहित्यकारों की कृतियाँ, वहीं दूसरा कलाकारों की कृतियाँ, इसी प्रकार भारतीय इतिहास के साधनों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत, यानी कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के और स्मारक को रखा गया है। वहीं साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर साहित्य। इसी प्रकार धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद, धर्मशास्त्र, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ तथा पुराण शामिल हैं। तो वहीं धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक साहित्य, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण शामिल हैं। सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले वेदों की चर्चा करेंगे, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार से है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। इसीलिए वेद का तात्पर्य ज्ञान से है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के चार अंग हैं, जिनमें से अंतिम तीन बहुत बार एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। एक संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। संहिता, जो कि ऋग्वेद के अंदर 10 मंडलों में विस्तृत 1028 सूक्तों का संकलन है। वहीं सामवेद में 1810 सूक्त हैं, जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद कर्मकांड से जुड़े तथ्यों को विस्तार से प्रस्तुत करता है। तो वहीं अथर्ववेद सबसे नए वेद के रूप में माना जाता है, जिनमें सूक्तों के अतिरिक्त लोकप्रिय धार्मिक व्यवहारों को अधिक महत्व दिया गया है। यदि हम वेद के 3 अंगों की और बात करें तो हम देखेंगे कि ब्राह्मण के अंतर्गत वेद से जुड़ी संहिताओं की व्याख्या है, जिनमें यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की विशेष विवेचना की गई है। तो वहीं आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक व प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। और उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार वेदों से जुड़ी बहुत सारी सहायक रचनाएं वेदांग कहलाती हैं, जिनका उद्देश्य वेदों का सही उच्चारण तथा व्याख्या करना है। अब बात करते हैं धर्मशास्त्र की। धर्मशास्त्र संस्कृत के धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म सूत्रों को धर्मशास्त्र के साथ साथ वेदांग का भी अंग माना जाता है। धर्मशास्त्रों में धर्म के 3 स्रोत हैं: श्रुति, स्मृति और सदाचार। ये 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरी ओर यदि हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो हम देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ को धर्म सिद्धांत तथा धर्म सिद्धांतेतर 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें बौद्ध धर्म सिद्धांत के साहित्य को 9 या 12 अंगों में तथा 3 पिटकों में बांटा है। त्रिपिटक यानी कि 3 संग्रह, जो कि पाली, चीन और तिब्बती संस्करण हैं। त्रिपिटक के 3 खंड हैं। पहला सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। दूसरा विनय पिटक, जिसमें संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। तो वहीं तीसरा अभिधम पिटक, जो कि बाद में जोड़ा गया है। बौद्ध के उद्देश्य से जुड़ी पुस्तक नीतिगंध तथा नीति प्रकरण। जैन ग्रंथ जैन धर्म तथा जैन ग्रंथ अर्धमगधी प्राकृत भाषा की एक पूर्वी शाखा में उपलब्ध है। जैन धर्म 3री शताब्दी में 2 शाखाओं में बंट गया, एक श्वेतांबर तो दूसरा दिगंबर। जैन पुराण मूल रूप से जैन तीर्थंकरों की हैजियोलॉजी है, यानी कि संत चरित्र लेखन किया गया है। 9वीं शताब्दी के आदि पुराण में पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ या आदिनाथ की जीवन कथा है। 8वीं शताब्दी के हरिवंश पुराण में कौरव, पांडव, कृष्ण, बलराम इत्यादि की कथाओं का जैन संस्करण है। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। अब यदि हम पुराण की बात करें तो पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन, यानी कि पुराना। मान्यता के अनुसार पुराणों की रचना भी व्यास ने की, लेकिन इतिहास की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि इसकी रचना ना तो एक काल में हुई है और ना ही किसी एक लेखक के द्वारा की गई है। 18 महापुराण
तथा इनमें से अधिक उपपुराण उपलब्ध है। पुराणों के अनुसार 4 युग हैं: कृत, त्रेता, द्वापर और कली। एक महायुग में ये चारों युग व्यतीत होते हैं। प्राचीन राजनीतिक इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाओं वाले पुराण, जो कि वायु, ब्राह्मण, ब्रह्म, हरिवंश, मत्स्य और विष्णु हैं। अब यदि हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धर्मेतर साहित्य की बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें ऐतिहासिक साहित्य, जो कि कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ तथा नाटक लिखे गए। महाकवि कालिदास, बाण, हरिशेर, विशाखदत्त आदि की रचनाओं ने भारतीय इतिहास के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। बाण के हर्ष चरित्र से हमें हर्ष के शासनकाल की जानकारी मिली है, तो वहीं विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस मौर्य काल की आरंभिक दशा पर प्रकाश डालता है। कालिदास के नाटक रघुवंश, मेघदूत गुप्तकालीन भारत की जानकारी कराते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों तथा नाटकों के अतिरिक्त कुछ राजनीतिक एवं व्याकरण संबंधी रचनाएं भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी कराती हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन भारत की झांकी प्रस्तुत की गई है। व्याकरण संबंधी ग्रंथों में पाणिनि का अष्टाध्यायी तथा पतंजलि के महाभाष्य का नाम लिया जा सकता है। ख, अर्ध ऐतिहासिक। इस वर्ग में जिन ग्रंथों का उल्लेख किया गया है उनके विषय में केवल इतना कहना होगा कि उनके लेखकों का उद्देश्य ऐतिहासिक न था, पर जिस मार्ग का अनुसरण करके ग्रंथ रचना हुई है वह इतिहास के समानांतर है। इन अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में प्रमुख निम्न है: पाणिनि की अष्टाध्यायी। यह एक व्याकरण का ग्रंथ है, किंतु इससे मौर्य पूर्व तथा मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ में कुछ व्याकरणों का उल्लेख किया गया है, जिससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इसके पूर्व भी संस्कृत के कुछ अन्य व्याकरण ग्रंथों की रचना हुई थी। वहीं दूसरा गर्ग साहित्य, यह पुराण का एक भाग है। इसमें यवन आक्रमणों का उल्लेख किया है। इसी ग्रंथ में हम प्रथम सदी के लगभग या इसके आसपास भारत पर यवनों का आक्रमण होना जानते हैं। वहीं तीसरा पतंजलि की महाभाष्य, पाणिनि के अष्टाध्यायी के विवादग्रस्त सिद्धांतों तथा कुछ नियमों को सुलझाने के अभिप्राय से ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, लेकिन उदाहरणों तथा स्पष्टीकरण के रूप में जिन उपादानों का प्रयोग किया गया है उनसे प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। चौथा, मालविका अग्निमित्रम, जो कि महाकवि कालिदास का प्रथम नाटक है, पूर्णतः साहित्यिक प्रवृत्ति का होते हुए भी इस ऐतिहासिक नाटक को अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की कोटि में रखा जा सकता है। वहीं पांचवा, मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त कृत ये नाटक कल्पना का आश्रय लेता हुआ अपनी साहित्यता की पूर्णता को प्राप्त करता है, पर चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य पर कुछ तत्कालीन राजाओं का उल्लेख करके यह इतिहास को सुलझाने में बहुत कुछ योग देता है। संस्कृत का संभवतः यह प्रथम जासूसी नाटक रहा। यदि हम विदेशी विवरण की बात करें तो हम इसके अंतर्गत यूनानी लेखक, तिब्बती लेखक और मुस्लिम लेखक की बात करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। यूनानी लेखक प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण लेख यूनानी लेखकों के हैं। भारत के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला प्राचीनतम यूनानी लेखक हेरोडोटस था। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारतीय सीमा प्रांत तथा फारस की राजनीतिक संबंधों का वर्णन किया है। वहीं दूसरा तिब्बती लेखक, तिब्बती लामा का ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म तथा तारानाथ का तंगयुर नामक ग्रंथ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें बौद्ध धर्म का उल्लेख मिलता है। तीसरा, मुस्लिम लेखक। मुस्लिम लेखकों ने भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन लेखकों में अल-बिरूनी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने तत्कालीन भारत के विषय में अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में विस्तृत जानकारी प्रदान की है, जो कि 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में संकलित की गई। इस पुस्तक में उसने उस समय की 16 जातियों का उल्लेख भी किया है। जिस प्रकार इससे पहले हमने साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य पर चर्चा की थी, उसी प्रकार अब हम पुरातात्विक स्रोतों का विवरण विस्तारपूर्वक करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अभिलेख,
ऐतिहासिक दृष्टि से अभिलेखों का विशेष महत्व है। यह साहित्य की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है। इनका कारण यह है कि ये धातु के चादरों अथवा पत्थरों पर खुदे हुए हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख राजा अशोक के हैं। इनसे हमें अशोक के राज्य विस्तार, चरित्र, धर्म तथा प्रजा के प्रति प्रेम का पता चलता है। भारतीय अभिलेखों को भी अशोककालीन तथा अशोक के परवर्ती दो भागों में विभाजित किया गया है। स्वयं अशोक ही भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अंग है और इसका पूर्ण इतिहास जानने के लिए हमें इसके अभिलेखों का ही सहारा लेना पड़ता है। अभिलेख संस्कृत, प्राकृत अथवा मिश्रित तमिल, तेलुगु तथा कन्नड़ आदि भाषाओं में खुदे हुए हैं। वहीं अशोक के पश्चात के अभिलेखों में, जिन्हें राजकीय कहा जा सकता है, कुछ प्रशस्तियां विशेष महत्वपूर्ण है। उनके अभाव में हमें भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ तक का बोध न हो पाता। इसमें हरिशेन की प्रशस्ति विशेष उल्लेखनीय है। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त की प्रशंसा में अशोक स्तंभ के नीचे ही उत्कीर्ण की गई है, जो आजकल प्रयाग इलाहाबाद के किले में है। दूसरा, सिक्के। सिक्कों का अपना विशेष महत्व है। वे उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री में ठोसता प्रदान करते हैं। सिक्कों के आधार पर किया गया मूल्यांकन वास्तविकता के अधिक निकट है। भारत में कई प्रकार के सिक्के मिले हैं। यह सोने, चांदी और तांबे के बने हुए हैं। इनके आकार तथा आकृतियों में भी भिन्नता है। कुछ सिक्के गोल तथा सुंदर हैं, जबकि कुछ भिड़ंगे तथा भद्दे दिखाई देते हैं। ये अलग अलग स्थान से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों का संबंध किसी एक राजवंश से नहीं है, बल्कि अलग अलग राजवंशों तथा कालों से संबंधित है। जैसे कि आरंभिक सिक्के, जो कि बिल्कुल सपाट है, इन पर निरर्थक चित्रों में अतिरिक्त कुछ भी अंकित नहीं है, और कई सिक्कों पर तो चित्रों का भी अभाव है। ऐसे सिक्के सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भारत में प्रचलित थे, और ये सिक्के ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वहीन हैं। इसका कारण यह है कि इनमें हमें किसी प्रकार की विश्वसनीय ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। वहीं दूसरे, यूनानियों के आगमन के पश्चात के सिक्के, जो कि भारतीय सिक्कों में नवीनता आई, तो यूनानी रंग में रंजित सिक्कों का संबंध राजा साबूती से है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि साबूती सिकंदर का समकालीन था। उसके सिक्कों पर राजा का चित्र, उसका नाम, उसके शासनकाल की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित है। तीसरा, स्मारक। इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि सम्मिलित की जाती हैं। प्राचीन भारतीयों ने जहां एक और अपनी लेखनी तथा भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया, तो वहीं दूसरी ओर अपने छैनी, कन्नी, बंसुली तथा तुलिका से मूक कलाकृतियों तथा स्मारकों की रचनाकार भारतीय आध्यात्मिक तथा बौद्धिक ज्ञान को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। यदि हम इसकी बात संक्षेप में करें तो हम देखेंगे कि स्मारक के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ ये सब आते हैं। और वहीं भारतीयों ने जहाँ एक और अपनी लेखन कला और भाषा के माध्यम से अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त किया, तो वहीं दूसरी ओर भारतीयों ने अपनी छेनी, कन्नी, तुलिका से अपनी मूक कलाकृतियों को एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया। और प्राचीन काल के महलों और मंदिरों की शैलियों से वास्तुकला का वैकासिक क्रम उद्घाटित हो सका है। उत्तर भारतीय मंदिरों की अपनी एक कतिपय निजी विशेषताएं हैं। प्राचीन भारतीय भवन, मंदिर, विहार, स्तंभ, मूर्तियां, शिल्प आदि भारतीय संस्कृति के दर्पण हैं, जिसमें युग युगीन सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक परिस्थितियां आलोकित हो सकी हैं। स्मारकों को देखने से विभिन्न युगों की कलात्मक जानकारी प्राप्त होती है। इनसे विविध लोगों की कलाओं में प्रयुक्त सामग्री का पता चलता है। कलाओं के उत्थान, पतन और उनमें सहायक घटकों का ज्ञान प्राप्त होता है।